सबसे पहले है फॉरेन बॉडी इन नोज़। अच्छा, ये और राइनोलिथ ये दोनों सिमिलर टॉपिक्स हैं। डिफरेंस भी मैं बता देता हूँ। ओके, फॉरेन बॉडी क्या है कि कोई ये आपका नोज़ है, कोई भी एक्सटर्नल कोई चीज़ भी आके स्टक हो जाए, जैसे पेपर हो, सीड्स हो, राउंड ऑब्जेक्ट्स हो, जो भी हो वो स्टक हो जाए। और राइनोलिथ क्या, राइनो मतलब नोज, लिथ मतलब स्टोन, तो स्टोन फॉर्मेशन हो जाए, ये नहीं कि पत्थर अंदर चले गए हैं, स्टोनी फॉर्मेशन हो गई है। अच्छा, तो मैंने कहा था कि सिमिलर है, सिमिलर ऐसे हैं और डिफरेंस क्या है बताता हूँ। अच्छा, सिमिलर ऐसे हैं कि मतलब दोनों में कुछ ना कुछ फॉरेन बॉडी या स्टक है या बन के हो गई है, लेकिन दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन नेज़ल हुई हुई है। डिफरेंस क्या है कि ये जो है ना कॉमन की तरह, कॉमन किस में है, बच्चों में है। मैं अभी बच्चों लिखने वाला था चिल्ड्रन में ये कॉमन है एंड दिस इज़ कॉमन इन एडल्ट्स। ठीक है, क्योंकि एडल्ट्स में फॉरेन बॉडी होना ज़रा कम है चांसेस। ओके, तो इसका जब सिनेरियो आता है या जब भी कोई पेशेंट आएगा कि चाइल्ड है विथ यूनिलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसमें सब जब भी यूनिलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन या कोई भी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन का के बच्चा आएगा, तो उसमें सबसे पहले हमने एक्सक्लूड करना है फॉरेन बॉडी को, मतलब सबसे पहले हमने चेक करना है कि फॉरेन बॉडी तो नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा कभी भी कोई बच्चा होगा जिसके यूनिलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है और उसके साथ फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है। ठीक है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज क्यों? क्योंकि स्टैटिक है फ्लूइड, तो ऑफ कोर्स मैंने कहा था जब भी फ्लूइड स्टैटिक होगा तो बैक्टीरिया अंदर होगा, तो उसकी वजह से ही फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज निकल रहा है। तो जब भी चाइल्ड विथ यूनिलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन विथ फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, फॉरेन बॉडी, और जब बड़ा आदमी होगा वही सेम सिनेरियो, तो हम राइनोलिथ कंसिडर करेंगे। तो फॉरेन बॉडी जब आ गई है तो डिपेंड करेगा किस किस टाइप की, हम जो है ना इस तरह टाइप का हुक होता है, मतलब ये फॉरेन बॉडी है उसके अराउंड करके खींच लिया, उस तरह कर सकते हैं, या जो है ना फोर्सेप होते हैं क्रोकोडाइल, उससे जो है ना हम ग्रैब करके निकाल सकते हैं। पेपर डिपेंड करते हैं कि किस टाइप की जो है ना फॉरेन बॉडी है। अब फॉर एग्जांपल एक फॉरेन बॉडी है, स्टील की किस्म का है, वो बिल्कुल लॉज हुआ है और बिल्कुल जो है ना वो अब निकल नहीं रहा, तो ऑफ कोर्स हम इसकी अब माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू निकालेंगे। और बच्चों में जब हम ये मतलब कि जो जो अगर पेपर फंसा हुआ है या कोई मतलब इजीली रिमूवेबल सब्सटेंस है, वो तो चलो जल्दी निकाल देंगे, वो तो मतलब विदाउट एनेस्थीसिया निकाल देंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल इस तरह की, ये येलो देख रहे हैं, इस तरह की बड़ी चीज़ फंसी हुई जो कि नॉर्मली रिमूव करना मुश्किल है, और बच्चा है तो बच्चा तो ऑफकोर्स फिक्स जगह पे रहता नहीं है, हिलता रहता है, तो ऑफकोर्स इस बच्चे को हम अब जनरल एनेस्थीसिया में जो है ना ये रिमूव करने की कोशिश करेंगे। इसकी इस तरह करेंगे कि इस तरह सुपाइन पोजीशन में पेशेंट लेट जाएगा, ठीक है, और इसके गर्दन के इधर जो है ना मतलब कि नेक के नीचे जो है ना पिलो रख देंगे। तो जब पिलो रख देंगे तो उसकी वजह से ये पेशेंट क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड नेक के साथ होगा। ये फॉर एग्जांपल आप सोचे कि एक्सटेंडेड नेक है, बड़ी अच्छी डायग्राम है, लेकिन चले आप इमेजिनेशन तक छोड़ देता हूँ आप लोगों की, ये इस तरह तो तो यहाँ से आप देखिए, आप माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। और जनरल एनेस्थीसिया इसलिए दिया क्योंकि बच्चा मूव करेगा तो इंजरी हो सकती है। इंजरी अगर हुई तो मैं अभी इंजरी के थ्रू रिलेटेड टॉपिक भी बता देता हूँ, इसी में मिसलेनियस में है, और राइनोलिथ पर इसके बाद डिस्कस करते हैं। एक है नेज़ल सिंकिए। नेज़ल सिंकिए ये होता है कि हमारे जो नेज़ल कैविटी क्या है उसमें एक, चलिए एक ही ड्रॉ कर लेता हूँ, एक मीडियल वॉल है, एक लेटरल वॉल है। अब फ़र्ज़ करें आपने इधर इंस्ट्रूमेंटेशन करे विदाउट जनरल एनेस्थीसिया और हमने गलती से डैमेज कर दी है वॉल, या एक नॉर्मल सर्जरी कर ली है, ठीक है, नॉर्मली केसेस भी होते हैं और एबनॉर्मल भी बता रहा हूँ, इंजरी हो गई है या फिर नॉर्मली सर्जरी इस जगह पर हुई है। दोनों केसेस में क्या होगा कि अगर हम मतलब कि इसी तरह मतलब ये देखिए, ऑफकोर्स यहाँ पे सरफेस क्या है, रफ़ है, और यहाँ पे सरफेस क्या स्मूथ है, तो वो दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो सकती हैं, रफ़ सरफेस स्मूथ के साथ कंबाइन हो सकती है, क्योंकि ये सारे दोनों सारे जो है ना नज़दीक होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होंगे, दोनों एक साथ अटैच हो जाएंगे, तो इसको नेज़ल सिंकिया कहते हैं। जैसे इस तरह ये नोस्ट्रल से हम देखेंगे तो इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं, तो ये है नेज़ल सिंकिया। तो ऑफकोर्स ये जो है ना हम इन्फेक्शन दे के ही रिमूव करेंगे, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फुल नोज़ में नेज़ल पैकिंग कर लेते हैं आफ्टर द सर्जरी, ताकि ये जो है ना हम प्रिवेंट हो सकें। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया, राइनोलिथ भी हो गया, सॉरी फॉरेन बॉडी भी हो गया, नेज़ल सिंकिए भी डिस्कस हो गया इसी बहाने। अब राइनोलिथ,
वही स्टोन फॉर्मेशन। अब स्टोन फॉर्मेशन कैसे हुई है कि ये नेज़ल कैविटी है, यहाँ पे कोई भी फॉरेन बॉडी आई या फिर म्यूकस प्लग है या फिर ब्लड क्लॉट है, कुछ भी हो सकता है, वो इधर स्टैटिक ही है। तो इस पेशेंट में अब कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर इस पर डिपॉजिट हो जाए तो जब भी ये डिपॉजिट होंगे तो उसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये क्या होगा, हार्ड टाइप हो गया। तो ऑफकोर्स ये तो नॉर्मली थ्रू फोर्सेप रिमूव नहीं होगा, तो ये भी जनरल एनेस्थीसिया में इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, तो और इसकी वजह से अगर ये रिमूव ना करे तो मैंने अभी पिछले प्रेशर नेक्रोसिस की जो है ना मैंने एग्जांपल दी थी कि अपने कोई भी बॉडी पार्ट पे आप हैंड से प्रेशर दें बहुत ख़राब किस्म का, तो आपको जो प्रेशर फील होगा तो वही प्रेशर ये जो है ना नोज़ की वॉल पे देंगे जिधर ये स्टोनी फॉर्मेशन हुई, तो उसकी वजह से प्रेशर नेक्रोसिस भी होगी। तो इसलिए हम टाइमली ये रिमूव कर लेंगे। अच्छा, तो ये हो गए हैं। अब इसके बाद टॉपिक आ गया CSF राइनोरिया। CSF जो ब्रेन का जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, और राइनो मतलब नोज़, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया, तो CSF से जो क्या हो रही है, ये नोज़ के थ्रू CSF की सीक्रेशंस आ रही हैं। तो ऑफकोर्स अब आप कहेंगे यार कि CSF की सीक्रेशंस यहाँ से कैसे आ गई है। नोज़ के एनाटॉमी में मैंने कहा था कि लैटरल वॉल ऑफ नोज़ में यहाँ पे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है जहाँ के थ्रू एंटीरियर क्रेनियल फोसा में कनेक्ट हो जाते हैं। वहाँ पे डिफरेंट और साइनसेस भी हैं, स्फीनॉइड हो गया, मैक्सिलरी हो गया, फ्रंटल हो गया। तो हर एक अपनी अपनी जगह से जो है ना डिफरेंट क्रेनियल कैविटीज़ के थ्रू जो है ना यहाँ पर आके नोज़ में आकर CSF लीक आउट कर रहा है। अब वो लीक आउट कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लोकेशन है, कि मतलब वो डिफरेंट लोकेशंस हो सकती है। एक तो मैंने ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक वाला बता दिया जो कि है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के थ्रू के डैमेज के थ्रू आया है, या अगर मिडल मीएटस के थ्रू अगर डैमेज हुआ है तो वो जो है ना फ्रंटल या इथेमोइडल साइनसेस की प्रॉब्लम है, या जो है ना स्फीनॉइड साइनस के थ्रू अगर जो है ना वो ब्लीड तो नहीं हो रहा, CSF लीक हो रहा है, तो वो जो है ना स्फीनोएथेमोइडल रेसिस जो है यहाँ पे होता है, मतलब कि स्फीनॉइड साइनस है, इसके पीछे ये स्फीनोएथेमोइडल रेसिस होता है, वहाँ से जो है ना लीक आउट हो रहा है। या फिर जो है ना इन्फीरियर मीएटस ऑफ द एस्टेशन ट्यूब, वहाँ से जो है ना वो लीक आउट हो रहा है CSF। तो ये कैसे अब लोकेट करेंगे हम, जो है ना डिफरेंट जहाँ पे ये जगह है वहाँ पर जो है ना कॉटन के पीसेस रख देंगे, और इंट्राथिकली हम जो है ना डाई, मिथाइलिन ब्लू डाई फॉर एग्जांपल हमने इंजेक्ट कर दिया है, तो वो जहाँ से लीक आउट होगा तो वो वाली कॉटन पे ऑफ कोर्स डाई का कलर आ गया, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से आया है, और फिर हम जो उसको सर्जरी के थ्रू वो जो जगह थी वो क्लोज़ कर देंगे। ओके, तो अब ये हुआ कैसे है, हुआ इसलिए कि थ्रू डैमेज हुआ है, मतलब कि मेनली जो है ना सर्जरी या जो है ना कंजेनिटली ही इन सब जगहों में जो है ना डिफॉर्मिटी आई है, या जो है ना मेनली जो थ्रू सर्जरीज होती हैं जो डैमेज आ गए हैं, तो हमने लोकेट कर दिया सर्जरी और ट्रीट कर दिया। अब हमें फ़र्क कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये भी जो है ना वाइट फ्लूइड है, और जो हमारे जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें भी जो है ना वाइट फ्लूइड तो नहीं कह सकते उसको, सॉरी, सेरस फ्लूइड की तरह ही प्रेजेंटेशन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अब जब सेरस फ्लूइड होगा उसको हम जो है ना टेस्ट ट्यूब में रख देंगे, तो वो जो है ना ऑफ कोर्स उसमें प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, म्यूकस प्रोटीन ही होते हैं, वो सारे जो है ना सेटल डाउन हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है ना CSF नहीं है। जो CSF को हम जो है ना टेस्ट ट्यूब में अगर रखेंगे तो वो उसी तरह ही क्लियर ही रहेगा। और ये म्यूकस वाले जो एग्जांपल है ना, आपने देखा होगा, मतलब नोटिस किया होगा, हैंकरचीफ्स जो होते हैं, जब आपका सीजनल फ्लू होता है तो हैंकरचीफ से अगर से आप साफ़ करते हैं नाक, तो जब ये ड्राई होता है तो वाइट पैचेस आ जाते हैं हैंकरचीफ पे। वो क्यों, वो इसी प्रोटीन की ड्राई होने की वजह से होते हैं, या इस प्रोटीन की वजह से ही होते हैं। तो अगर इस पर्सन को CSF राइनोरिया है, तो वो अगर साफ़ करेगा तो वहाँ पर जो है ना इस तरह के स्पॉट्स नहीं आएंगे वो वाइट वाले, वो उसी तरह ही जिस तरह हैंकरचीफ था उसी तरह ड्राई होकर उसी तरह बन जाएगा। तो ये भी एक डिफ्रेंशिएशन है, और ये कि इसमें जो है ना एक प्रोटीन होता है बीटा ट्रांसफरिन, वो जो है ना मतलब इसकी डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है फ्रॉम द सेरस फ्लूइड। लास्ट टॉपिक है ऑफ द मिसलेनियस चैप्टर, जो कि आ जाता है कोआनल एट्रीजिया। कोआना क्या होता है, हमारी नोज़ है। मैंने कहा था कि
डिमार्केशन बिटवीन द नेज़ल कैविटी प्रॉपर एंड द नेज़ोफेरिंग्स हमने मैंने ड्रॉ किया था पोस्टीरियर कोना। तो ये कोना लेट्रीजिया है। फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर जो है ना ये कोना है जो कि कनेक्शन बना रहा है और यहाँ पे जो है ना एक फुल तरह की जो है ना यहाँ पर एट्रीजिया हो गई है। एट्रीजिया मतलब ब्लॉक हो गया है। तो ये जो है ना मतलब कैनलाइजेशन नहीं हुई तो ये इधर से बंद हो गया। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जितनी सिक्रीशन है पीछे की तरफ नहीं जा सकती तो उसकी वजह से सारी इधर बाहर जाएंगी और ऑफ कोर्स रिस्पायरेशन भी नहीं हो रही तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो ये कंजेनिटल ही डिसऑर्डर है। अब ये यूनिलैटरल भी हो सकता है और बायलैटरल भी हो सकता है, मतलब एक नॉस्ट्रल के पीछे भी अलग है और दूसरे के अलग है। ठीक है, ये दो नॉस्ट्रल्स है ना, दोनों के पीछे नेज़ोफेरिंग्स है, दोनों की तरफ अलग अलग जो है ना पोस्टीरियर कॉर्न है। अच्छा, तो या जो है ना ये मेम्ब्रेन का प्लग लगा होता है या जो है ना बोनी होगा। जो मेम्ब्रेन होगा ऑफ कोर्स वो तो जल्दी ही खुद ही रिमूव हो जाएगा या जो है इंसिजन के थ्रू कर देंगे, या अगर बोनी हुआ तो ऑफ कोर्स उसको जो है ना मेडिकली ट्रीट करना पड़ेगा, सर्जिकली ट्रीट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इधर बात आ जाती है यूनिलैटरल और बायलैटरल की। जो यूनिलैटरल है ना वो केसेस जो है ना मेजरली जो है ना वो अनरिकॉग्नाइज होते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स एक ही वो जो है ना एक ही नॉस्ट्रल के थ्रू प्रॉपरली ब्रीथ कर सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स बाद में जो है ना डायग्नोज करना अच्छी बात है क्योंकि पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं तो उसको भी प्रिवेंट कर लेंगे हम। अच्छा, तो ये मतलब ये जो यूनिलैटरल है वो मेडिकल इमरजेंसी नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स वो ब्रीथ कर सकता है। अब अगर इसको जो है ना बायलैटरल हो गए तो बायलैटरल में ऑफ कोर्स वो अब देखें ये क्या है, कंजेनिटल डिसऑर्डर है। तो बच्चे जब भी पैदा होते हैं दे ऑल आर नोज़ ब्रीथर्स, वो माउथ ब्रीथर्स नहीं होते, उनको जो है ना माउथ से ब्रीथ करना नहीं आता। वो क्या करते हैं, नाक से जो है ना ब्रीथ कर रहे हैं और माउथ से जो है ना फीड कर रहे हैं, बस इनको यही दो एक्शन आते हैं। ठीक है, तो अब ऑफ कोर्स अब आप सोचें यहाँ से जो है ना ये बायलैटरल एट्रीजिया के थ्रू बंद हो गए हैं तो अब ये तो सिर्फ फीड कर सकते हैं, तो रिस्पायरेशन किसके थ्रू करेंगे। तो जब भी ये फीडिंग करेंगे तो वो जो है ना चोकिंग उस मतलब फीड के टाइम चोक करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स वो रिस्पायरेशन नहीं कर सकते ना। इनके मतलब इनके जो लैरिंग्स की जो एनाटॉमी है वो मैं जो है ना बाद में बता दूंगा, थ्रोट में डिस्कस कर दूंगा, यहाँ पे ज़रूरी भी नहीं है। तो उसमें बड़ी अच्छी बात थी तो चले वो उधर ही मैं फिर बता दूंगा, अभी यहाँ पे ज़रूरी भी नहीं है वो, खैर इतनी बात इंपॉर्टेंट भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो अब इस बंदे में मतलब इसमें ऑफ कोर्स मेडिकल इमरजेंसी है तो बायलैटरल एट्रीजिया उसको ट्रीट करेंगे, लेकिन अब फॉर एग्जांपल अगर मेम्ब्रेनस है तो वो तो ख़ुद भी रिजॉल्व हो सकती है। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट ने बड़ी मज़े की मतलब आप सोच ले एक मतलब एक ट्रिक है जिसके थ्रू मतलब हम इसको ओवरकम कर सकते हैं इस मेडिकल इमरजेंसी को। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है ना इस तरह जो फीडर के निपल होते हैं ना उसके थ्रू फीडिंग करते हैं। तो अब फ़र्ज़ करें अब इसको आप ले लें, इसी को, अच्छा, और इसमें जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल एक सुराख होता है जिसके थ्रू मिल जाता है। अब अगर आप इसमें मल्टीपल होल्स कर लें तो और विदाउट द बॉटल वाले देते वो जो चूसनी होती है, तो अब वो जो है ना यहाँ पर भी सुराख है तो ऑफ कोर्स वो जब एयर अंदर ला रहा है तो डिफरेंट के थ्रू वो अपने आप को क्या फ़ीड कर रहा है, एयर फीड कर रहा है। तो इस साइंटिस्ट ने इस डिवाइस के थ्रू वो इमरजेंसी सिचुएशन भी रिजॉल्व कर दी। तो अब उसको मैंने क्या कहा था, फीडिंग आती है और एक रिस्पायरेशन आती है, तो यहाँ पर एयर फीड कर रहा है अपने आप को, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में मतलब इस ट्रिक के थ्रू वो हमने वो बाईपास कर दिया उसको। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर भी हो गया।